जब मेरी चाची के भाई से मेरी शादी हुई तो उस टाइम मेरे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे 5 भाई थे और हम 2 बहनें थीं। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और मेरे 3 चाचा थे और 3 चाचियाँ थीं। हमारी जॉइंट फैमिली थी। उस टाइम मेरे भाइयों की भी शादी हो गई थी और तीनों भाभी मेरे घर में आ चुकी थी। कमाने वाले कुल 5 आदमी थे और खाने वाले पूरी फैमिली थी और मेरे भाइयों के भी बच्चे हो गए थे। उस टाइम हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही थी और ऊपर से मेरी शादी का बोझ भी चाचा और भाइयों पर था। मेरी 2 चाची जो थी वह सगी बहनें थीं। दोनों बहनों ने मेरी शादी अपने भाई से तय करवा दी। जो कि मेरी चाची थी, अब वे दोनों मेरी ननद बन चुकी थी। मेरी चाची की फैमिली भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी फैमिली में 9 बहनें और 2 भाई थे और उनके अम्मी अब्बू थे। मैं शादी होकर अपने ससुराल गई तो मेरे सास ससुर बहुत नेक इंसान थे। हमारा घर काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मेरे शौहर भी बहुत मेहनती आदमी थे। अगर मिट्टी को छुए तो सोना होता था, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। उस वक्त मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। फिर मेरे ससुर ने कहा, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम बाहर जाओ और कुछ और पैसे कमाओ। फिर उस टाइम मेरे शौहर नेपाल चले गए। नेपाल में तो वह कपड़ों का बिजनेस करने गए थे, लेकिन कपड़ों में तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो वह उसे छोड़ अंगूर की फैक्ट्री में लग गए, जहाँ पर छोटा मोटा देसी दारू बनाया करते थे। पहले तो उन्होंने उसमें काम किया, फिर उन्होंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया। फिर वे काफ़ी पैसे कमाने लगे, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत था, क्योंकि वह दारू की फैक्ट्री में दारू बना रहे थे और खुद पीने भी लग गए थे और काफ़ी पैसे घर भी भिजवाया करते थे। उससे हमारा घर काफ़ी अच्छा खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन ना मुझे पता था ना मेरे ससुर को मालूम था कि ये पैसे दारू के बिजनेस से आ रहे थे। जब वह बीमार हो गए तो वह घर आए, लेकिन नशे में घर आए। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर तो बीड़ी भी नहीं पीते थे और अब यह नशे की हालत में, और वह भी बीमार। हम सब रोने पीटने लगे। हम एक मुसलमान थे और हमारे मज़हब में दारू हराम होता है। तो यह देखकर मेरे ससुर घबरा गए कि मेरे बेटे ने ये क्या कर लिया है, और वे काफ़ी परेशान हुए। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई घर में। अब वह मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लगे और काफ़ी लड़ाई होने लगी। फिर मेरे ससुर ने किसी भी तरीके से उस काम को बंद करवा दिया और घर में बिठा लिया। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब ना इनके पास पैसा था और ना ये नशा करते थे। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे ठीक होने लगे, घर के कामकाज दोबारा करने लगे। फिर मेरे ससुर ने इन्हें दोबारा कोलकाता भेज दिया। कोलकाता में पहले से ही मेरा एक भाई रहता था। मेरा भाई सरियों का काम किया करता था। बस मेरे शौहर उन्हीं के साथ सरियों के काम पर लग गए। लोहे फैक्ट्री में फिर से घर में अच्छे से पैसे भेजने लगे और हम लोग खुश थे। फैक्ट्री में भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और लोहे फैक्ट्री का मालिक इन पर जान निछावर करने लगा। फिर अचानक से उसमें जो पुराने कारीगर थे वे लोग मेरे शौहर से चढ़ने लगे। फिर उन कारीगरों ने एक मसूबा बनाया मेरे शौहर को मारने के लिए। इन्हें बहाने से बुलाकर हावड़ा पुल पर ले गए। फिर वहाँ पर काफ़ी मार कुटाई करने लगे थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इन्होंने सबको मार गिराया और एक आदमी पुल के नीचे गिर गया। फिर मेरे शौहर वहाँ से कैसे भी बचकर निकल गए। फिर फैक्ट्री में आकर यह सारा माजरा मेरे भाई को सुनाया। मेरा भाई भी काफ़ी डर गया था कि अब तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा करो कि तुम गांव चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फिर रात को ही वहाँ पुलिस आ गई। फिर मेरे भाई ने इन्हें छुपा दिया, रातों रात गांव भेज दिया। फिर वहाँ पर फैक्ट्री मालिक और मेरे भाई ने सब कुछ संभाल लिया था और फिर से एक बार बेरोज़गार हो गए और घर पर आकर बैठ गए और काफ़ी चिड़चिड़े भी हो गए थे। बात बात पर हाथ उठाया करते थे। फिर मेरे ससुर भी काफ़ी परेशान हो गए थे इनसे। गुस्से में आकर बोला कि तू घर छोड़कर चला जा, तू जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ बवाल ही होता है। फिर पैसों की तंगी से हम सब बहुत परेशान होने लगे। पैसा ना आने के कारण खेत में कुछ अनाज ना हुआ उस साल। फिर मेरे नंदोई आए मेरे घर और मेरे शौहर से कहने लगे कि चलो मेरे साथ दिल्ली में, तुम्हें काम पर लगाऊंगा। उस समय मेरे ससुर भी इनसे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि लेकर जाओ, मैं तुम्हें किराए के पैसे दे दूंगा।
फिर मेरे ससुर ने मेरे जेवर बेचकर और किराए के पैसे दे दिए मेरे नंदोई को, और वह मेरे शौहर को लेकर दिल्ली चले गए। मेरे नंदोई की सिलाई की फैक्ट्री थी, काफ़ी अच्छी फैक्ट्री चल रही थी। अचानक से उसमें घाटा होने लगा था और मेरे नंदोई के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। होटल वाले का काफ़ी उधार खाया था और कारीगरों को भी खिलाया था। तो मेरे नंदोई ने मेरे शौहर को उसी होटल वाले को गिरवे रख दिया था और होटल वाले को कहा कि यह बहुत मेहनती लड़का है, आपके सारे काम करेगा और जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते आप इससे काम करवा सकते हो। लेकिन इस बात का पता मेरे शौहर को नहीं था कि मेरे जीजा ने मुझे होटल पर गिरवी रखा है। जब 2 महीने बीत गए तो वह होटल वाले से कहने लगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे गांव भेजने हैं मेरे बीवी बच्चों के लिए। तब उस होटल वाले ने कहा कि नहीं, आपको गिरवी रखा गया है। रियाज भाई ने 15,000 लेने थे तो वह आपको लेकर आया था, तो आप उसी के बदले में काम करोगे। ये बात सुनकर तो मेरे शौहर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसमें बेचारे होटल वाले की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो एक लड़का चाहिए था काम करने के लिए। मेरे नंदोई ने होटल वाले को नहीं बताया था कि यह मेरा साला है। फिर मेरे शौहर मजबूर थे, क्या करते, उन्होंने होटल पर उसके 2 साल काम किया। दिन भर होटल वाले का काम किया करते थे और रात को ट्रकों पर ईंट ढोने का भी काम किया करते थे। उनसे उन्होंने काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत पैसे घर वालों को भी भेजा करते थे, लेकिन उन पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। उस बीच मेरे नंदोई भी हम लोगों से मिलने कभी घर नहीं आए, ना ही मेरे शौहर का उन्होंने कोई हालचाल बताया। मेरे ससुर भी और मैं भी घर पर बहुत परेशान हो गए थे। कोई हालचाल इनका ठीक से नहीं मिल पा रहा था, बस कुछ पैसे भेज दिया करते थे। फिर 2 साल बाद मेरे शौहर जब गांव लौटे तो सारा किस्सा सुनाया तो हम लोग बिल्कुल दंग रह गए। फिर मेरे ससुर ने मेरे नंदोई को बहुत बद्दुआएं दी। फिर मेरे शौहर कुछ दिन रुके और वापस दिल्ली आ गए और यहाँ पर आकर काफ़ी मेहनत किया, बेलदारी करी, सब्जी बेचने की रेडियाँ लगाई, थोड़े पैसे इकट्ठे करके और एक फूल बड़ी की फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री भी अच्छी चलने लगी थी। फिर गांव में खबर भेजी कि मेरे बीवी बच्चों को भेज दो। उस वक्त मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, जिसमें से 3 लड़कियां थीं और 1 लड़का था। मेरा लड़का अभी अभी हुआ था, वह काफ़ी बीमार रहता था। इस वजह से मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मैं अपने पोता पोती और अपनी बहू को दिल्ली नहीं भेजूंगा। फिर मेरे शौहर पैसा भेजा करते थे और हम लोगों का खर्चा अच्छे से चल रहा था और मेरे शौहर ने फैक्ट्री खोली, वह काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और पैसों की कोई तंगी नहीं थी। अब मेरे शौहर का पहनावा और खाना पीना, रहन सहन काफ़ी बदल चुका था और फैक्ट्री में काफ़ी औरतें और लड़कियां और बच्चे भलाई करने आते थे और अपने काम के मुताबिक पैसे भी ले जाते थे और काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। अब उनमें से एक लड़की जो कि मेरे शौहर को पसंद आती है और वह लड़की भी मेरे शौहर के करीब आने लग जाती है और उस लड़की के माँ बाप भी मेरे शहर के काफ़ी चाहने लग जाते हैं। अब तो मानो जैसे कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी, आसमान से आकर नीचे धरती पर गिर गई थी मैं। अब मेरे शौहर ने हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया था और मेरे शौहर बिल्कुल उस लड़की के प्रेम में डूब चुके थे। लोग कहते उस लड़की से कि ये 4 बच्चों का बाप है, तो तू अपनी ज़िंदगी क्यों इसके साथ ख़राब कर रही है। तो वह लड़की कहती, नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही बने हैं और मैं इनके लिए बनी हूँ। और मेरे शौहर अब मुझे और मेरे बच्चों को भूल चुके थे। कहते कि मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, ना मेरे माँ बाप हैं। अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। तब मैंने अपने ससुर की बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैं दौड़ी दौड़ी दिल्ली चली गई। जब मैंने आकर अपनी आंखों से ये माजरा देखा तो मेरी तो दुनिया लुट चुकी थी, मानो जैसे कि मैं एक जिंदा लाश हो चुकी थी। मैं अपने 2 ही बच्चे दिल्ली लेकर आई थी, एक लड़का और एक लड़की, और 2 लड़कियों को अपने ससुर के पास छोड़ आई थी। अब मेरे सास ससुर भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, पर हमारे साथ एक ननद रहती थी जिनके पति इस दुनिया में नहीं थे, तो वही तीनों मेरे लड़कियों के देखभाल कर रहे थे और मैं अपने शौहर के पास आ गई थी। जब मुझे मेरे शौहर ने देखा तो मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। वो बोले, चली जाओ यहाँ, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर
और मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही इन बच्चों को जानता हूँ। लेकिन मैं अपने एक भांजे के साथ गई थी, जो कि वह मेरा एक चचेरा भाई भी था। तो मेरे 2 रिश्ते उसके साथ जुड़े थे, जो कि खास थे। वह भी मेरी तरफ से खूब लड़ा अपने मामा से और कहने लगा कि ये बच्चे तुम्हारे हैं और ये बीवी भी। तुम इस औरत को छोड़ दो, जिसके चक्कर में मेरी मामी को छोड़ते हो, और कहीं नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा और मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल दूँगा जिसके साथ तुम घूमते हो और पैसे लुटाते हो। इसी बात पर आकर मुझे भी और मेरे भांजे को भी बहुत मारा मेरे शौहर ने, और हमें घर के अंदर नहीं आने दिया। तो हम घर के बाहर रोड पर ही सोए और भूखे और प्यासे, मैं और मेरे भांजे और मेरे दोनों बच्चे। फिर सुबह हो गई तो मकान मालिक वालों को पता चला कि इसके बीवी बच्चे आए हैं और इन्हें अंदर नहीं आने दिया है और वह रोड पर ही सोए हैं भूखे और प्यासे। तब वह मकान मालिक जैसे मसीहा बनकर हमारी मदद के लिए आई और हमें खाना खिलाया और हमारे सारे किस्से सुने और वादा किया कि हसीना, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। मैं बताती हूँ इसको ये कैसे तुझे छोड़ सकता है। फिर वह आंटी मुझे मेरे शौहर के पास लेकर गई और बोली, बताइए तेरी बीवी बच्चे नहीं हैं? तो मेरे शौहर ने बड़े आराम से आंटी से भी कह दिया कि यह मेरी बीवी नहीं है, ना ही यह मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं इस आदमी को जानता हूँ। फिर आंटी ने कहा कि ठीक है, जो तेरे साथ रहती है वह लड़की तो है, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वह तेरे पैसों के लालच में तेरे साथ है और उसके माँ बाप भी, और तेरी उम्र में उसकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। तू 30 साल का है और वह अभी 16 साल की दिख रही है। तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और सीधे तरीके से अपनी पत्नी को अपने कमरे, अपने बच्चों को अंदर आने दे, नहीं तो अपना कमरा खाली करवा दूंगी। जो कि तूने फैक्ट्री खोल के बहुत पैसे कमाता है और अय्यासियाँ करता है। फिर आंटी के धमकाने पर जैसे तैसे मुझे वहाँ रहने दिया, लेकिन एक लेबर की हैसियत से मैं सारा दिन वहाँ पर काम किया करती थी। फ्राई बनाना, भट्टी लगाना, माल फ्राई करना और 8-9 लेबरों का खाना बनाना आदि सारे काम मैं करती थी। मेरे शौहर मेरे से कोई बात नहीं करते थे और ना ही मेरे बच्चों की तरफ देखते थे, ना ही उन्होंने मुझे सोने के लिए ना ही कोई बिस्तर दिया और ना ही पहनने के लिए कपड़े खरीदे। मैं तो मुसीबत में गांव से आई थी, तो मुझे होश नहीं था कि मुझे कपड़े भी ले जाने हैं और बच्चों के भी कपड़े ले जाने हैं। जब 10 दिन गुजर गए एक ही कपड़ों में, तब आंटी की नज़र मुझ पर गई। जिस लड़की के साथ मेरे शौहर रहते थे उसे तो रोज़ नए नए कपड़े, खाने, घुमाना, फिल्म दिखाना सब मेरे शौहर ही कराया करते थे। अब आंटी ने कहा कि वह तो ऐश कर रही है और तू घुट घुट के मर रही है, चल तुझे मैं कपड़ा दिला कर लाती हूँ। फिर आंटी ने मुझे और मेरे बच्चों के लिए पुराने कपड़े बाजार से दिलवाए। उस वक्त मेरे लड़का 1.5 साल का था और मेरी लड़की काफ़ी छोटी थी, जो कि 6 महीने की थी। मैं तो अपना सुध बुध खो बैठी थी। अपने पति को देखकर तो उन बच्चों को मैं ज़रा भी नहीं ध्यान देती थी। मेरे बच्चों जो फूल बड़ी फैक्ट्री थी उसी के फूल बड़िया खाया करते थे और उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था वही मेरे बच्चे खाकर पूरा दिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करते थे, क्योंकि वह मंदिर मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही था और मैं पूरा दिन उस फैक्ट्री के काम में लगी रहती थी और अपने शौहर को तक के मेरी आंखें नहीं थकती थी। ऐसे में मेरा भांजा भी हमें छोड़कर गांव चला गया और गांव में जाकर मेरे ससुर को सारा हाल सुनाया और मेरे भाइयों को भी सुनाया। फिर मेरा एक भाई से ना रहा गया और वह दौड़ा मेरे पास चला आया और मेरे शौहर से काफ़ी लड़ाइयाँ की और बोला कि मैं अपनी बहन लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ मेरी बहन की ज़िंदगी तो जैसे कि नर्क हो गई है। फिर मेरे शौहर ने गुस्से में आकर बोला, लेकर जा, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है और न ही इन बच्चों को, ये मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तू लेकर जा, यहाँ से दफ़ा हो जा। लेकिन मैं अपने भाई के साथ नहीं गई। इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे भाई के सामने मुझे बहुत मारा, लेकिन उस वक्त मैं अपने भाई के साथ नहीं गई। उसे हाथ जोड़कर लौटा दिया कि भाई मेरी दुनिया भी यही है और मेरी आखिरी सांस तक भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब मेरा भाई मुझे छोड़कर और मुझ पर गुस्सा होकर चला गया कि मर तुझे यहीं मरना है, तो मैं जा रहा हूँ।
अब मेरे शौहर और गुस्से में आकर मुझे हर बात पर उस लड़की के सामने ही मारा करते थे। एक दिन रात के 11 बज गए थे और मेरे शौहर घर पर नहीं थे, ना वह लड़की घर पर थी। मैं अपने बच्चों को लेकर कमरे में ही सो रही थी कि अचानक मेरे पति और वह लड़की दोनों आए और बिना दरवाज़ा नॉक किए बाहर से ईंट उठाकर मेरे सर पर दे मारी। खिड़की से अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सिर से खून बह रहा था और मेरी लड़की को भी चोट लगी थी, उसे भी खून निकल रहा था। शोर सुनकर आंटी भी दौड़कर हमारे पास आ गई। उस दिन आंटी बहुत गुस्से में थी। आंटी ने फौरन पुलिस को बुलाया और मुझे और मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गई। मेरे सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और मेरे शौहर और लड़की दोनों थाने में बंद हो गए। उन दोनों से पुलिस ने प्रूफ मांगा कि अगर तुम दोनों पति पत्नी हो तो क्या प्रूफ है, कागज़ दिखाओ। तो वे दोनों अभी शादी नहीं किए थे, बिना शादी के वो दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन वहाँ थाने में भी उसके माँ बाप और वह लड़की लड़ाई कर रहे थे कि मैं शादी कर लूँगी और मैं इनसे प्यार करती हूँ। और मैंने शौहर भी बोल रहे थे मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो हम दोनों शादी कर लेंगे जल्द ही। फिर लड़की से उसकी उम्र पूछी तो वह अभी 16-17 साल की थी और मेरे शौहर 30 साल के थे। तो उन लोगों ने उम्र में काफ़ी फ़र्क था और लड़की नाबालिग थी, तो उस लड़की को छोड़ दिया गया क्योंकि वह नाबालिग भी थी। और पुलिस वालों ने कहा क्यों 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, तेरी तो अभी शादी हो सकती है पर इसके तो बीवी बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही है। फिर मेरे शौहर को भी जेल में ही बंद रखा 15 दिन तक। और पुलिस वालों ने भी लड़की के माँ बाप को काफ़ी धमकाया था कि इसकी शादी कर दे जल्दी से, क्यों 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। वह लड़की को लेकर तुरंत गांव चली गई। आंटी ने मेरे शौहर को 15 दिन बाद रिहाई करवा दी, लेकिन वह घर तो आ गए थे लेकिन पागलों की तरह हो गए थे। न खाना खा रहे थे, मेरे से बात तो पहले भी नहीं करते थे और अब तो मानो एक करवट सोए 2-3 दिन हो गया था। ना ही फैक्ट्री का काम कर रहे थे और ना ही बता रहे थे कि कैसे करना है। फिर आंटी भी उनकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। फिर आंटी मुझे और मेरे बच्चों को लेकर एक दरगाह पर गई और मुझे एक पीर बाबा से मिलवाया और मेरे सारे किस्से सुनाए उनसे। और मैं पीर बाबा के पास बैठकर बहुत रोई। उन पीर बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे सार पर हाथ रखकर बोले मेरी बच्ची तुम बहुत मेहनती हो और बहुत बर्दाश्त करने वाली औरत हो, तुम जाओ, तुम्हारा शौहर तुमसे बात करेगा। फिर मैं और आंटी दोनों वापस फैक्ट्री चले आए। आंटी ने मुझे कहा बेटा तुम खाना बनाओ और जब तुम्हारा खाना बन जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, उसको खाना खिलाएंगे। पहले फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने खाना बनाया और आंटी को बुलाया और आंटी मेरे दोनों बच्चों को लेकर आई और मुझे बोला तू खाना लेकर चल। फिर हम दोनों उनके पास गए। फिर आंटी ने मेरे शौहर को समझाया, बोली बेटा जो हो गया उसे भूल जा और फिर से एक नया सवेरा है तेरी ज़िंदगी में। और ये दोनों तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तेरी बीवी है और तूने ही तो पहले बताया था कि तेरे 4 बच्चे हैं, फिर तू ही क्यों भूल गया उन्हें। फिर उठ के उन्होंने आंटी के हाथ से निवाला खाया, फिर अपने हाथ से खाने लगे। फिर उठे और नहाए धोए और फैक्ट्री के कामों में लग गए। पहले मुझसे कोई बात नहीं की। इस तरीके से मैंने अपने पति के बेवफाई में 4 साल उन्हीं के सामने गुजार दिए। अब मारपीट तो नहीं करते थे, ना ही मेरे बच्चों को प्यार करते थे। फिर इस बीच आंटी फिर से मुझे दोबारा उस पीर बाबा के पास लेकर गई। फिर मैंने उनसे अपना सारा किस्सा बयान किया और बहुत रोई। उन्होंने कहा बेटी तू बहुत सब्र वाली औरत है और तुझे सब्र करना चाहिए, तेरे सब्र का फल तुझे मिल जाएगा। तुम जाओ अपने पति से बात मानो और उसके साथ रहो। फिर मैं आई और ऐसा ही करती रही। पहले भी मैं ऐसा ही करती थी, मैं ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। फिर एक दिन मैं आंटी के साथ कहीं बाज़ार गई थी और वहाँ से वापस लौटी तो मेरा शौहर वाकई मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं आई तो बोले हसीना कोई आया है, मेरे लिए 2 कप चाय बना दो और बाहर से पेप्सी वगैरह मंगा दो। और मुझे पैसे दिए उन्होंने। 4 साल में पहली बार मुझसे बात करी और मुझे काम बताया। मेरा तो मानो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं जल्दी गई, चाय बनाई और नाश्ते का इंतज़ाम किया और जो मेहमान आए थे उसे विदा किया।
फिर मैंने उनसे डरते डरते पूछा कि आप शाम को क्या खाएंगे। फिर उन्होंने बड़ी प्यार से जवाब दिया कि जो चाहे बना लो, और बच्चे के लिए पूछा। फिर मेरे बच्चे भी उनसे काफ़ी डरते थे क्योंकि उन्हें हमेशा खूंखार ही पाया था, इसलिए बच्चे डर के मारे उनके पास नहीं गए। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरे सारे दुख दूर हो गए। फिर मेरे शौहर ने अपना मकान भी ले लिया और हमने वह फैक्ट्री खाली कर दी। पर वह आंटी ने मेरा बहुत साथ दिया था, वह भी बहुत रो रही थी जब हम वहाँ से खाली करके अपने मकान में आए थे। फिर मेरे 2 और बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब मेरे 4 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। मैंने अपने बेटों को खूब पढ़ाया, एक बेटा लेखक है और एक बेटा ऑफिसर, और चारों बेटियों की शादी कर दी गई। उनके शौहर भी उनके पसंद का है और उनका घर भी बहुत अच्छे से बस गया है। लेकिन अब मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक ननद है जो मेरे साथ ही रहती है। ये थी मेरी कहानी। कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वाकई मेरे साथ तो मीठा रहा है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।